मैं आपके पास शुरू कर रही हूँ जीओसी का पार्ट 2, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले तो मतलब समझिए क्या लिख दिया ऊपर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इसको अलग अलग नामों से बोला जा रहा है। बहुत पुराना नाम है ये, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में बस चैप्टर की हेडिंग में मिलेगा। क्वालिटी मतलब क्या होता है, क्या है। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, कितना है। तो क्या है और कितना है, इसको हम करेंगे अभी। और उसमें ये किस चीज के लिए किया जा रहा है, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको फिल्टर पेपर पे एक सफेद रंग का पाउडर दे दिया गया है, और उस सफेद रंग के पाउडर में आपको बोला गया निकालो इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले तो आप क्वालिटेटिव करोगे, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर भी हो सकती है, फास्फोरस हो सकती है, इसके अंदर हेलोजन हो सकती है, इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इन एलिमेंट्स में से। तो सबसे पहला काम हम करते हैं लैब में, एक टीम क्या काम करती है, पहले पहचानती है जो आपको एक सफेद रंग का या किसी भी रंग का पाउडर दिया है या सोल्यूशन दी है कोई ट्रांसपेरेंट, और उसकी क्वालिटी बताओ एलिमेंट्स की। क्वालिटेटिव मतलब कौन से एलिमेंट्स हैं पहचानना। जैसे आप कंफर्म करोगे इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, तुरंत आपसे एक्सपेक्ट होगा कितना कितना है ये बताओ। फिर अगली टीम ये काम करेगी, एक टीम ने कह दिया हाँ जी कार्बन है और हाइड्रोजन है, कंफर्म्ड, हमारा काम खत्म। अगली टीम क्या लगेगी, कितना कार्बन था, कितना हाइड्रोजन था, फिर उसकी परसेंटेज रिपोर्ट होगी। रिमेंबर चैप्टर 1 में इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकालते थे, उसका पहला कॉलम क्या होता था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की परसेंटेज दी जाती थी, फिर आप क्या करते थे, वो परसेंटेज वाले कॉलम का उनका एटॉमिक मास, फिर उनको एटॉमिक मास से डिवाइड करके उनका मोलर रेशो निकलता था, और जिसके सबसे कम मोल्स होते थे उससे सारों को डिवाइड कर देते थे। इसी तरह से कुछ करते थे। वो जो पहला कॉलम था कि एक कंपाउंड है जिसमें इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना नाइट्रोजन है, और बचा खुचा उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो पहला कॉलम कहाँ से आया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस से। तो आप देखिए पहला चैप्टर आपका और ये वाले चैप्टर में उस कॉलम में ये कनेक्शन है। मैं अगर आपकी एनसीईआरटीज देखें, आपके कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बुक्स देखें, तो उसमें क्या कर रखा है, पहले सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया और उसके बाद सारा क्वांटिटेटिव पढ़ाया। मैंने मिक्स किया है। जब मैं कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट करना सिखाऊंगी, उसी के साथ उसको एस्टिमेट करना सिखाऊंगी, क्योंकि एक बार आप डिटेक्शन पूरा रटते हो सातों का, फिर आप सातों का एस्टिमेशन रटते हो, एक साथ हो तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। 2 दिन के बजाय 1 दिन में हो जाता है टॉपिक, और याद अच्छा होता है, धीरे धीरे समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो क्वालिटेटिव का मतलब है पहचानना, डिटेक्ट करना कौन सा एलिमेंट है। तो मैंने डिटेक्ट करना है किसको, सबसे पहले फर्स्ट डिटेक्शन मेरे पास कौन सा आया, ऑर्गेनिक है, तो सबसे पहले मैं किन दोनों को डिटेक्ट करूंगी अपने लिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो अगर मैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में ओसी लिखा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मैंने हीट किया, कॉपर ऑक्साइड का एक गॉज बना लेते हैं, ग्रिड बना लेते हैं, उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं और उसको खूब फ्रेश फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में उसको अच्छे से हीट करते हैं, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, प्रॉपर हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन इसी से रिलीज हो जाता है। यानी मैंने क्या चीज डाली, मैंने सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगी, और उसके ऊपर कॉपर गॉज, कॉपर ऑक्साइड, और उन दोनों को हाई टेम्परेचर पर हीट होने दिया। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो उससे हर हालत में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो उससे हर हालत में क्या बनेगा, इसके साथ रिएक्ट करके वाटर। ये 2 चीजें अगर निकल रही हैं सेट, एक एपेरेटिस में, जब जिसमें इन्हीं दोनों चीजों को डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे बन रहा होगा। आपने तो 2 ही चीज डाली, एक तो डाला आपने कॉपर ऑक्साइड, उससे पक्का ऑक्सीजन आया होगा, और दूसरा आपने क्या डाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगी है वो पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रही है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा है वो पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है। अगर ऐसा है, बट मुझे दिख नहीं रहा, मैं कैसे, बोर्ड पे तो लिख दिया आई कांट सी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, तो डिटेक्शन, ये कोई डिटेक्शन नहीं है। फिर क्या किया गया, उस ट्यूब से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, अभी मैं डायग्राम बाद में दिखाना चाहती हूँ ना, डायग्राम देख के फिर हम ना ये रटना छोड़ देते हैं और विजुअलाइज करके हाँ आ गया, इसीलिए इसके डायग्राम मेरी कोशिश है बाद में दिखें। तो जो ये यहाँ से वाटर निकला है, उस वाटर को मैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के थ्रू पास ऑन करूंगी।
टेस्ट ट्यूब से फ्यूम्स निकल रही हैं, फ्यूम्स में CO2 भी और H2O भी है, दोनों चीजें हैं, दोनों निकल रही हैं। दोनों को मैंने किससे गुजारा, एक बल्ब से जिसमें कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का एनहाइड्रस पड़ा है। कॉपर सल्फेट की खास बात है, सिंपल मैजिक शोज में भी ये किया जाता है, कॉपर सल्फेट में जरा सा पीने वाला पानी डाला वो एकदम ब्लू कलर आ जाता है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट के सेक्शन से मैंने फ्यूम्स को निकलने दिया, वहां क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के बजाय बन जाएगा CuSO4.7H2O, कलर बिकम्स ब्लू। डिटेक्ट हो गया। कॉपर सल्फेट सिर्फ एक ही चीज से ब्लू होता है और वो किस चीज से, वाटर से। तो यहां पर डिटेक्शन हो गया कि भाई आपने जो भी ऊपर से वाटर वेपर्स आ रहे थे इसमें डाले, ब्लू कलर हो गया, .5H2O सॉरी। जैसे ही वो ब्लू कलर आया, कंफर्म डिटेक्टेड वाटर इज प्रेजेंट, कुछ और डाउट ही नहीं। फिर उन्हीं फ्यूम्स में से सारा वाटर किस में रुक गया, कॉपर सल्फेट ने सारा वाटर ले लिया, अब क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो बचे कुछ ही फ्यूम्स को मैं किससे लेके पास ऑन करूंगी, आपका जाना पहचाना टेस्ट है, आप सभी जानते हैं, लाइम वाटर से। उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने लाइम वाटर से पास ऑन किया तो मुझे क्या मिला, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कह लो या मिल्कीनेस। जैसे ही मिल्कीनेस आई मुझे कंफर्म हो गया क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी डिटेक्ट कर दिया मैंने, क्या डिटेक्ट किया, वाटर निकला है और कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। अगर ये दो चीजें निकली हैं, इसका मतलब जो तुमने CuO के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, पक्का उसके अंदर दो एलिमेंट्स कंफर्म हो गए, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। डिटेक्शन समझ आया। ऐसे ही हर एलिमेंट का डिटेक्शन करना है। तो डिटेक्शन के बाद अब आपको दिखाती हूं लैब में ये कैसा दिखता है। ये डायग्राम आपकी NCERT में कैसा दे रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया इसके अंदर और साथ में बहुत सारा कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऐसा दिखता नहीं है लेकिन आपकी NCERT में ऐसा बना रखा है, दिखने में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मौका मिला तो आज दिखा दूंगी। तो खैर इन नट शेल ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके साथ हीट किया, यहां से निकलने वाली फ्यूम्स सबसे पहले एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के बल्ब के थ्रू आई। सारा वाटर इसने दबोच लिया, नो वाटर इज लेफ्ट, और ये क्या कलर हो गया, ब्लू। बचा कुचा क्या निकला यहां से बच्चों, CO2। यानी यहां से अब यहां पर A और B लिख के आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए डायग्राम दिखाना मेरी मजबूरी है। व्हाट इज गैस A, व्हाट इज गैस B। इफ गैस B इज एब्सेंट आइडेंटिफाई, ये किसका डिटेक्शन है, गैस B एब्सेंट है, इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स ही थे। यहां से अगर कार्बन भी है तो दोनों फ्यूम्स आ रही है, एक यहां रुक के खत्म हो गई और दूसरी किस में गई, लाइम वाटर में, मिल्की आ गया, मींस कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो एक ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट हो गए, ये है डिटेक्शन। उनको परवाह नहीं, वेस्ट हो रहा है, फ्यूम्स इधर उधर से निकल रही हैं, पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, उनको परवाह नहीं। उनको बस एक परवाह थी, हमें एक परवाह थी, भाई कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो गया। तो जो टीम क्वालिटी यानी डिटेक्ट कर रही है वो सिर्फ इस बात पे ध्यान देगी कहीं कोई चीज इंटरफेयर ना करे कलर के साथ, और मेरा टेस्ट में जो भी डिटेक्शन है वो आ जाए। वेस्टेज हो रही है, गिर रहा है, मैंने नापा तोला ठीक नहीं, वो उसकी बहुत प्रिसाइज परवाह नहीं की जाती। अगला काम मैंने क्या बताया, एलिमेंट्स को पहले क्या करते हैं, डिटेक्ट, फिर क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए क्या वर्ड बोला, एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन आएगा कितना है में तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक दाना वेस्ट किया, कोई चीज एक्सेस में डाल दी, कोई चीज तुमने इवेपोरेट होने दी, गायब होने दी, तुम्हारा एस्टिमेशन गया। और ये एस्टिमेशन हम डाइज, ड्रग्स, फूड स्टफ्स, अब फूड इंस्पेक्टर आके चेक करता है कि टूथपेस्ट के अंदर इतने परसेंटेज फ्लोराइड अलाउड है, इससे ऊपर गया आपको उल्टा डैमेज देगा, इससे नीचे रहा तो उल्टा आपके लिए एडवांटेज है। तो क्या करते हैं फूड इंस्पेक्टर्स या कॉस्मेटिक इंस्पेक्टर्स, बी इट अ शैम्पू और एनीथिंग, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं पहले चेक किया जाता है फला फला एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है। तो कितनी परसेंटेज आपके फूड में, डाई स्टफ्स में, ड्रग्स में बहुत ज्यादा। मैं इसीलिए इस बार मैंने कराया, यूजुअली ये ममता मैम कराते हैं टॉपिक क्योंकि इसमें रट्टा है पूरा। तो मैं अब एक बार थोड़ा सा और दिखा दूं क्या कर रही हूं मैं। एस्टिमेशन की तरफ जा रही हूं, अब मैं डिटेक्शन हो गया, एस्टिमेशन के लिए मैंने एक बहुत ही प्रिसाइज सेटअप लगाया, टेस्ट ट्यूब खुली नहीं छोड़ रखी मैंने। अब मेरी थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर मिस कर गया कहीं से भी, अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब थोड़ा सा भी रिलीज हो गया इधर उधर, मैं तो गई, मेरा तो कार्बन का कंटेंट कम हो जाएगा। सो अब मैं और ज्यादा प्रिसाइज और एक्चुअल देखेंगे तो अब देखिए, अब हर एक के ऊपर मैंने कैप लगा दी,
कुछ बाहर नहीं जाने दे रही मैं, मेरा तो एस्टिमेशन खराब हो जाएगा, थोड़ी सी भी फ्यूम्स नहीं उड़ने दे रही। पिछले डायग्राम में मैंने खुला बर्तन रखा हुआ है, कंटेनर, लाइम वाटर में डाल दो CO2, बस थोड़ी सी मिल्कीनेस आई, दरवाजा बंद करके, लैब बंद करके हम चले जाएंगे, हमारा काम हो गया। बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड आई उड़ी मेरे को परवाह नहीं। अब नहीं, अब मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड को सोने की तरह संभालना है। इतना सा भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर इवॉल्व हुआ तो मेरा काम खराब हो जाएगा, एस्टिमेशन गलत, और पता चले वो किसी ड्रग का हिस्सा है, वो किसी डाई का हिस्सा है। तो उसके लिए हर तरफ से सील हो गया। अब आप अपैरेटस देखिए, सारा सील हो चुका है। यहां से मैं ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रही हूँ। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड का गॉज, एक गॉज मतलब जाल कहते हैं जिसको, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कॉपर ऑक्साइड का गॉज एक बिछा दिया, जाल बिछा दिया, और उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे से छिड़क दिया और इनको एक्सटेंसिवली हीट होने दिया। हॉट एयर ब्लास्ट आ रहा है यहाँ से, एक्सटेंसिवली हीट होने दिया कॉपर ऑक्साइड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे निकलेंगी दो फ्यूम्स, CO2 और H2O। अब मैं एस्टिमेशन कर रही हूँ, डिटेक्शन नहीं। तो मैं चांस नहीं ले सकती कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस में सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर एक्सेस वेपर आए तो कॉपर सल्फेट की लिमिटेड 0.5 H2O, वो अनलिमिटेड वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मैंने कॉपर सल्फेट को रिमूव कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो आप बहुत सारी लेदर गुड्स या बॉटल्स, टिफिन्स, ऐसी कई चीज़ें खरीदते हैं, उनमें एक छोटा सा पैकेट आता है जिसपे सिलिका जेल लिखा होता है और लिखा होता है कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट फॉर ओरल यूज। वो क्या करता है, उस बॉटल, टिफिन, कोई भी एयर टाइट चीज़ है, लेदर गुड्स हैं, उनके अंदर मॉइस्चर अगर बन जाए तो फंगस लग जाती है। तो मॉइस्चर ना बने, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल वही काम करता है कैल्शियम क्लोराइड। ये जहां हाई प्रिसीजन चाहिए होता है, जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स, अगर सर्जरी होनी है उससे 2 घंटा पहले स्टरलाइज होकर इक्विपमेंट आए हुए हैं, ड्यूरिंग सर्जरी ही 1 घंटे के अंदर उस इक्विपमेंट पे आसपास का मॉइस्चर, लोग ब्रीथ तो कर ही रहे हैं वहां पे, मॉइस्चर एयर में भी है, कितना ही AC हो, तो उस मॉइस्चर से उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो यूजुअली सर्जिकल इक्विपमेंट्स को कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही स्टोर किया था। स्पेशल कंटेनर्स होते हैं, हमें हायर लैब्स में मिलते थे वो कंटेनर, उसके अंदर हमें रखना पड़ता था कि एक बूंद भी अगर मॉइस्चर आ गया मेरा सारा एस्टिमेशन खराब हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को पास ऑन कराया। कैल्शियम क्लोराइड विल मेक श्योर एक भी वेपर वाटर का इससे बच के ना जाए। कॉपर सल्फेट का काम था बस ब्लू होना डिटेक्ट कर लिया, उसका मेरे को नहीं पता। 100 में से सिर्फ 50 वाटर एब्जॉर्ब हुए होंगे, रिएक्ट हुए होंगे, ब्लू कलर आ गया, मैं घर गई। अब मेरे को एक एक वेपर संभालना है वाटर का। सारे वेपर्स जो हैं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड रोक लेगा। बिफोर एंड आफ्टर मैंने नाप लिया है, कितना वजन कैल्शियम क्लोराइड का विद दिस ट्यूब था मैंने नाप रखा है, और एस्टिमेशन के वक्त बाद में कितना भारी हो गया मैं निकाल लूंगी। तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना होगा, मिल जाएगा बिफोर एंड आफ्टर तोल के। उसके बाद यहाँ से सिर्फ क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन चल रही है शुरू से, ऑक्सीजन इज कॉन्टिन्यूअस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मैंने किसके अंदर, अब उसमें क्या था, मिल्की वाटर, लाइम वाटर का मिल्कीनेस आना। यहां पर लाइम वाटर नहीं लिया, अगेन वहां कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी आएगी, प्रेसिपिटेट आ जाएगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। मेरे को एस्टिमेट करना है, तो मैं ऐसी चीज लाई जिसमें सारा CO2 जितना भी दो उस हिसाब से नाप तोल के, ये एक भी CO2 मॉलिक्यूल को निकलने नहीं देता। यहां तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन खोल दो, CO2 निकल जाता है, पानी में तो CO2 निकल ही जाता है, उसका तो नेचर है, वो उड़ेगा। लेकिन KOH की सोल्यूशन क्या काम करती है, CO2 को पूरा फुल ऑन एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहां से बाहर निकली सिर्फ ऑक्सीजन। इसको भी मैंने बिफोर एंड आफ्टर तोल लिया। क्या इस एस्टिमेशन से Y ग्राम और X ग्राम निकल के आ जाएगा? Y ग्राम क्या है इसके अंदर, इट इज कितना वाटर पैदा हुआ। X ग्राम क्या है इसके अंदर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। अब मैं इसकी कैलकुलेशन पार्ट पे हूं, उससे पहले मुझे लगता है क्लास ही बता देगी मेरे को, हर बार ये जरूर मैं करती हूँ, काफी बच्चे बता पाते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ आपको मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था वो W ग्राम दिया था, ठीक है, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज कैसे निकलती है, कितना कार्बन का मास डिवाइडेड बाय कितना आपने ये लिया टोटल इनटू 100, यही निकलती है, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं। अब अगर कार्बन के ग्राम्स मेरे को निकालने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना, 44,
अगर CO2 44 ग्राम आती, उसमें कार्बन कितना आता, लेकिन आई कितनी है, तो 1 ग्राम के लिए क्या करती ये। अगर x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है, इसका मतलब पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना कार्बन था। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना कार्बन था तो ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, डिवाइड बाय W इंटू 100, ये आएगा एस्टिमेशन। साफ सुथरा आपको दिखाने के लिए, बस इस मेथड को कहते हैं लेबिग्स मेथड। साफ सुथरा दिखाती हूं। मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने W ग्राम, आपको ये पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है। 1 ग्राम में कितना होगा वो भी पता है, 12 बाई 44। x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होगा तो 12 बाई 44 इंटू x कार्बन एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W इंटू 100। सीधा क्वेश्चन आ रहा है जेई में, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज अगर ऐसे आ गई तो आप बच्चे मेरे को अपनी कॉपी में बताएं वाटर की परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला आएगा पूरा। आई एम सॉरी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, माय बैड। अगर 1 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा 18 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन कितना होगा 2 ग्राम। 18 ग्राम वाटर आता तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन, लेकिन अब कितना आ रहा है y ग्राम वाटर। y ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन, मुझे ये 2 लाइनें आपकी कॉपी में मोल कॉन्सेप्ट वाली देखनी है। स्लाइड पूरी मैंने डेडिकेट कर दी कार्बन के फॉर्मूले पे। ये रहा कार्बन की परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर आपको ये उसी वक्त याद है या उसी वक्त आप अपने लिए ओरली निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन याद हो गया सबको, और ये खुद निकाल भी सकेंगे। और इसके लिए मैं आपको कह रही हूं कि आप घर जाके जब नोट्स बनाएंगे दोबारा लिखेंगे तो बहुत जल्दी क्लिक करेगा। चलिए, तो अब आ जाता है फिर से डिटेक्शन। अगला तो पहला मैंने किसका डिटेक्शन कराया बच्चों एक साथ, कार्बन और हाइड्रोजन। अगला डिटेक्शन अब मैं किसका करा रही हूं, कार्बन और हाइड्रोजन करा चुकी, और अब मैं करा रही हूं हेलोजन। राइट, हेलोजन के डिटेक्शन के लिए मेरे पास 2 टेस्ट हैं। ये कोई कंफर्मेटरी नहीं है, इसीलिए दूसरे पे जाना पड़ेगा। पहला टेस्ट है, सिर्फ सुन लीजिएगा, बेलिस्टीन टेस्ट। कॉपर की वायर ली, उसके ऊपर वो जो आपको हेलोजन का कंपाउंड जो भी दे रखा है जिसके अंदर आपको लग रहा है शायद हेलोजन है, अब जो डिटेक्शन ही चल रहा है, तो आप उस पाउडर्ड फॉर्म को कॉपर की वायर के ऊपर लेंगे, सीधे आप किसके ऊपर चले जाएंगे, एक फ्लेम, स्पेशली जो लैब में फ्लेम्स दी जाती हैं, ग्रीनिश ब्लू फ्लेम जिसमें टेम्परेचर अच्छा होता है, उसमें कॉपर के साथ अगर हैलाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी हैलाइड है, राइट, सपोज आपको एल्काइल हैलाइड दे रखा है, CH3Cl दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन पहले हो गया और क्लोरीन का हम अब कर रहे हैं। अगर उसमें हैलाइड है तो CuX के वॉलेटाइल वेपर्स बनते हैं। वॉलेटाइल वेपर्स हमेशा, मतलब वॉलेटाइल वेपर्स खुद एक फ्लेम बनाते हैं, कलर। तो इसके अंदर आप देखेंगे वॉलेटाइल क्यूप्रिक हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और उसमें फ्यूम्स निकलती हैं। लेकिन ये टेस्ट जो है, अब फ्यूम्स का कलर ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू, जो फ्लेम आपको दी गई है उस फ्लेम में आप ये देखेंगे, आप तो बंसन बर्नर की फ्लेम लेते हो, वो ग्रीनिश ब्लू बिल्कुल नहीं होती, राइट। उसमें ग्रीनिश ब्लू कलर आ जाना बता देता है हैलाइड है। कौन सा पता नहीं, यही कमी है इसकी। भाई मेरे को ये तो तुम्हारी ग्रीनिश ब्लू कलर ने बता दिया कि इसके अंदर हैलाइड है, बट इसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, क्या है। तो इसीलिए ये टेस्ट कोई बहुत बढ़िया टेस्ट नहीं माना जाता। इट इज नॉट एग्जैक्टली कंफर्मेटरी, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन की हैलाइड हो सकते हैं, भाई अब कंफर्म कर लो। तो इसमें एक और प्रॉब्लम, फ्लोराइड ये टेस्ट नहीं दे पाता क्योंकि कॉपर का फ्लोराइड वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल जब भी वेपर्स बनते हैं, वॉलेटाइल चीजें ही फ्लेम बना पाती हैं और वॉलेटाइल चीजें ही फ्लेम को कलर कर पाती हैं। जब कॉपर फ्लोराइड उड़ा ही नहीं, वो वहीं बैठ गया फ्लेम पे आसपास, तो जब उड़ा नहीं तो वो फ्लेम के कलर को कैसे बदलेगा। सो इसीलिए इसकी 2 बहुत बड़ी कमियां, लिमिटेशन, एक तो फ्लोरीन ये टेस्ट नहीं देता, दूसरी लिमिटेशन आ रही है अभी लाइन से, बट पहले जो हमने समझ ली, ये हेलोजेंस में आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड कौन से हैं कौन से नहीं है। यूरिया और थायो यूरिया जिसके अंदर हेलोजन का नामो निशान नहीं है। यूरिया क्या है आगे मिलेगा आपको, वैसे बता दूं यूरिया क्या है, क्लास 10 से जरूर पढ़ के आए होंगे हम, स्टिल कोई भूल गया हो, NH2CO NH2 और बीच में S आ जाए तो थायो यूरिया। थायो का मतलब हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, सल्फर आ गया तो हम थायो बोल देते हैं।
तो एक तो यूरिया और थायोयूरिया भी दे देते हैं और हम गलती से समझे जी हेलोजन है। दूसरा, आपस में हेलोजन्स में डिफ्रेंशिएट करने का कोई तरीका यहाँ नहीं था, इसीलिए ये टेस्ट हम प्रेफर नहीं करते। बेलेस्टीन टेस्ट, फ्लेम टेस्ट है एक तरह से, बेलेस्टीन तो नाम दे दिया। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट इज लेसेग्नेज टेस्ट। छोटी सी, मतलब शायद मेरी इतनी फिंगर जितनी भी नहीं, इससे भी इतनी करीबन टेस्ट ट्यूब आती है और इतनी पतली जिसके अंदर सिर्फ निडल जा सकती है। इतनी छोटी एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमें निडल से काम, फोर्सेप भी नहीं जा पाता, निडल जाती है। ऐसे एक छोटे सी टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले हमको सोडियम डाला जाता है, दिया जाता है। सोडियम जो कि लैब में केरोसिन के अंदर डिप्ट है, मैं फिल्टर पेपर पे रखूंगी, उसका केरोसिन सारा उतारूंगी उसके ऊपर से, फिर उस सोडियम के टुकड़े जितने मैं कर सकूंगी, मेरे पास सामान है उसको थोड़ा सा पीसने का या कूटने का, और मैं उसके टुकड़े उसके अंदर डालूंगी। एकदम से नीचे जाएंगे नहीं, तो निडल की हेल्प से हम सोडियम को सबसे नीचे इतनी छोटी सी टेस्ट ट्यूब के बेस में पहुंचा देंगे। बहुत छोटी सी टेस्ट ट्यूब, तो ये इतनी छोटी सी टेस्ट ट्यूब में यहाँ मैंने जैसे तैसे सोडियम घुसा दिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी थोड़ा थोड़ा करके, टाइम बहुत लगता है इसके अंदर नीचे तक ऑर्गेनिक कंपाउंड पहुंचाने में। नो वाटर, सोडियम विल कैच फायर। तो सूखा जो मेरे को पाउडर दे रखा है, जिसमें पहचानना है नाइट्रोजन है कि नहीं, सॉरी हेलोजन है कि नहीं है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एडजस्ट किया, इसके अंदर यहाँ पर घुसाया। आई मेक श्योर कि वो टेस्ट ट्यूब खूब सारी भर जाए सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अच्छे से जब मैंने उसको भर दिया, तो इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब को एक अपैरेटस आता है जिसके अंदर ये फिट हो जाती है, ले जाते हैं किसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर। यहाँ बर्नर है और ये रही फ्लेम। इसको तब तक जलाते हैं जब तक रेड हॉट ना हो जाए, ये ट्यूब का कोना मुझे बिल्कुल लाल ना नजर आ जाए, तब तक जलाते हैं। वी मेक श्योर सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में प्रॉपरली फ्यूज कर जाए। जैसे ये रेड हॉट होना शुरू हुआ, उस पर भी हम थोड़ा टाइम लगाते हैं। साइड में एक पेट्री डिश रखी होती है, उस पेट्री डिश के अंदर ठंडा पानी, टैप वाटर, 1 सेकंड के अंदर यहां से रेड हॉट ट्यूब को उठाया, छोड़ दिया इसके अंदर। इतना रेड हॉट कांच, उसको एकदम से छोड़ दो कि क्या होगा, टूटेगा। और उसके अंदर काले काले कुछ मेरे को ऐसे गोले नजर आएंगे जिसमें पता है कि अंदर का ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम फ्यूज हो रखा है, कांच अलग दिखता है। फिर हम उसको बहुत अच्छे से कूटते हैं, पूरा जितना मोटे मोटे जितने भी टुकड़े मुझे नजर आ रहे हैं कांच के अलावा, उसको कूटते हैं, अच्छे से कूटते हैं जितना बारीक हो सके। फिर उसको फिल्टर पेपर लेके एक बहुत मोटे वाली टेस्ट ट्यूब में स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि ये पानी है काफ़ी सारा लिया है, मेरे को 5-6 दिन चलानी है ये सोल्यूशन, क्योंकि मेरे को सबका एस्टिमेशन करना, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, पता नहीं क्या क्या भी, हेलोजन्स का, बहुतों का करना है। तो मैं इस तरह से यहाँ से एक एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेती हूँ। इस पूरे सेटअप को बोलते हैं लेसिग्नेज टेस्ट। और वो जो यहाँ पे कूटने पीसने के बाद छान के बहुत मोटी टेस्ट ट्यूब में उन्हें भर के एक सोल्यूशन रखा हुआ है, उसे बोलते हैं लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट। लेसिग्नेज के सारे सेटअप के बाद जो मेरे पास एक्सट्रैक्ट आया है, अब उसके अंदर से हम कंफर्मेटरी डिटेक्शन और एस्टिमेशन शुरू करते हैं। एस्टिमेशन होगा कि नहीं होगा देखते, बट डिटेक्शन, तो मेरे को किसका डिटेक्शन करना पड़ रहा है अभी, हेलोजन का। ये सारा प्रोसेस मैंने किया और एक टेस्ट ट्यूब में, और ये जो प्रोसेस अभी मैंने बताया उसमें हुआ तो यही है। तो लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट बना लिया। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन था, तो जब आप वो उसको रेड हॉट कर रहे थे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेलाइड सोडियम से पक्का रिएक्ट किया होगा। अगर हेलोजन था तो यही मान के टेस्ट करते हैं, तो उससे क्या बना होगा, NaCl, NaBr, NaI, NaF, कुछ भी बना होगा। बन गया जी लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट। इसमें मैंने F हटा दिया, आप जानते हैं उसके रीजंस होंगे। तो ClBrI, थोड़ी देर में आ जाएगा रीजन कि क्यों फ्लोराइड नहीं देता। तो जब मेरे पास ClBrI आ गया Na के साथ, अब मैं कंफर्म टेस्ट कोई ढूंढूंगी। तो वो जो मैंने स्टॉक करके रखी ना बच्चों लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट की सॉल्यूशन, उसमें से सिर्फ 2 ml निकाल के लाई एक टेस्ट ट्यूब में। उस 2 ml को बोलती हूँ लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट। निकाल के लाना इज एक्सट्रैक्ट। तो लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट के साथ मैंने बॉइलिंग HNO3 डाला सबसे पहले, और उसका पर्पज एक ही होता है बॉइलिंग HNO3 डालने का। कोई और चीजें मौजूद हैं जो मेरे टेस्ट को इंटरफेयर करेंगी, उनको एस्केप कराओ। वो भी आएगा क्यों, स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों डालते हैं बॉइलिंग HNO3। तो उसमें और बहुत से दखल अंदाजगी देने वाले एलिमेंट हो गए, उन सबको उड़ाने के लिए।
आफ्टर दैट मैं क्या करूंगी, उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें 2-3 ml में लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट लाई, पहले क्या किया, बॉइलिंग HNO3 टू इंश्योर ऑल इम्प्योरिटी शुड गो अवे, देन आई विल ऐड AgNO3, दिस इज लास्ट स्टेप। जैसे ही लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट में मैंने AgNO3 डाला, अगर व्हाइट कलर का क्लियर कट प्रेसिपिटेट आ जाए, पक्का AgCl बना है। KSP इसका इतना कम होता है, आपने AgCl से ही शुरू किया KSP, जरा सा भी Cl और Ag सामने आएंगे, आपसे गिर जाए सॉल्यूशन, आपके पास एक्सट्रैक्ट कम बचा है, आप AgNO3 कैजुअली एक ड्रॉप डाल रहे हो, डिटेक्शन चल रहा है, अभी कौन सा एस्टिमेशन चल रहा है, तो भी आपका व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। क्यों व्हाइट पीपीटी इजीली बन जाता है भाई, AgCl का KSP बहुत कम है, बड़ा जरा से आयंस आए उन्होंने व्हाइट पीपीटी दे देना है, ऐसे ही। और ये सोच के ये टेस्ट बनाए गए, जिसका KSP कम है उसको जल्दी प्रेसिपिटेट करवाना होता है, स्कूल का बच्चा भी कर ले, उसको कॉलेज का बच्चा भी कर ले, तो देखा गया KSP AgCl का बहुत कम है, तो क्यों ना लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट को AgNO3 से रिएक्ट कराएं। इस तरह से वेरियस डिपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड है। तो NaBr और AgNO3, अगर उसमें ब्रोमीन होता लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट में तो मेरे पास पेल येलो आता, और अगर उसमें आयोडाइड होता तो मेरे पास प्रॉपर फास्ट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता, और मैं कंफर्म कर देती भाई आई हैव डिटेक्टेड योर हेलोजन। व्हाइट आया तो क्या बोलती, क्लोरीन है, पेल येलो आया तो क्या बोलती, ब्रोमीन है, और अगर प्रॉपर येलो आया, फास्ट येलो आया तो क्या बोलती, आयोडाइड है जी, डिटेक्शन खत्म, हमारा काम खत्म, अब एस्टिमेशन वाली टीम सामने आ रही है। बट एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन, यहां पर इसको फ्लोराइड के लिए यूज क्यों नहीं किया जा सकता, AgF का KSP इतना कम नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट बनाए, वो सॉल्युबल ही रह जाता है, तो मैं कैसे देखूं। ये क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम में अब दिखाई देंगे, जिसको हम स्किप कर देते थे कि आगे आएगा। क्यों इसको नहीं यूज, कोई इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में देख सकता है, कोई इसको यहां देख सकता है, मैंने यहां की DPP में डाले, क्योंकि इसका KSP इज हाई, इतनी मतलब इसका ये सॉल्युबल है, KSP तो है ही नहीं, मान लो इतना हाई है कि आप इसको प्रेसिपिटेट कर ही नहीं पाए, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड के लिए ये टेस्ट भी नहीं है। तो दिशा ने पूछा था आज ये क्वेश्चन, NTSC का स्कूल में हुआ था, तो उसमें आया हुआ था लेसिग्नीज टेस्ट इनमें से कौन नहीं देता, तो उनमें एक ऑप्शन फ्लोराइड भी था, शायद सल्फर भी था, नाइट्रोजन भी था, तो दिस वाज फ्लोराइड। आगे चले, अब इसके ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन, भाई HNO3 का क्या रोल था, स्कूल में आएगा, आता है क्योंकि स्कूल में बहुत छोटा पार्ट है ये, उसमें आपको रिएक्शन दिए बिना नहीं आना। अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें हेलोजन है, अब क्यों नहीं हो सकते, मैं शायद इस कंपाउंड को आपको लैब में दे दूं, यहां पर जी नहीं, बेंजीन रिंग क्यों दे रही हूं, मैं सिंपल देती हूं, दिस यहां लगा है NO2 और यहां लगा है हेलोजन, आप बड़े मजे से इसका IUPAC नेम भी दे दोगे मेरे को। अगर किसी कंपाउंड में हेलोजन के अलावा नाइट्रोजन या सल्फर भी मौजूद है, दोनों में से कोई भी मौजूद है, इस टेस्ट में इंटरफेयर कर देगा, वो कलर्स फिर नहीं आएंगे, तो उनको गायब करने के लिए मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगी, मैं अब अगर मान लो नाइट्रोजन मौजूद है, वो जो मैंने लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट बनाया वो कैसे बना होगा, सोडियम के अंदर मैंने क्या डाला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो पहले मैं एस्टिमेट करके आ रही हूं है, और अगर नाइट्रोजन भी है तो ये भी तो बन सकता था, हेलोजन है तो NaX तो बना ही है, उसने तो टेस्ट दे ही दिए, सोडियम तो सारे से इंटरेक्ट करेगा, जो जो एलिमेंट है उससे रिएक्ट करेगा, NaCN भी बन जाएगा, और अगर सल्फर भी है तो NaSCN भी बन जाएगा। तीन चीजें घूम रही होंगी उस लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट में, एक NaX जिसके टेस्ट दे दिए, दूसरा NaCN, तीसरा NaSCN, ये तो NaCN और NaSCN के टेस्ट भी घुस जाएंगे, यानी नाइट्रोजन एंड सल्फर विल ऑल्सो फॉर्म। और अगर सल्फर है उसने काला रंग बना लिया, तुमको कहां पेल येलो, येलो और व्हाइट दिखना है, अगर उसके अंदर सल्फर था तो यहीं पर तुम्हारा कोई कलर नहीं आएगा, ब्लैक कलर आएगा, और तुम कहोगे हेलोजन तो एब्सेंट है इसमें से, नहीं जी हेलोजन था, लेकिन साथ में क्योंकि सल्फर भी था उसकी वजह से ब्लैक कलर आया, तुम्हारा पेल येलो तुमको दिखना ही नहीं, तुम्हारा येलो तुमको दिखना ही नहीं, अंडरस्टूड, सॉरी। तो यहां पर इस हिसाब से NaCN और NaSCN को अगर AgNO3 मिल जाता, वो अपना व्हाइट पीपीटी और अपना ब्लैक पीपीटी दे देता, तुम व्हाइट पीपीटी देख के कहते कि ये तो क्लोरीन है, जबकि ये क्लोरीन ना हो के क्या होता, क्लोरीन ना हो के क्या होता, ये नाइट्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट।
साइनाइड नहीं। ये किसका कन्फर्म, कार्बन का तो हम कराए डिटेक्शन एस्टिमेशन, ये किसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता? और अगर ब्लैक पीपीटी आ जाता फिर तो हमारा सारा ही खत्म था खेल, हम हेलोजन तो भूल जाते, हम कहते हेलोजन है ही नहीं जबकि था। HNO3 इनका क्या करता है, जस्ट हैव अ लुक। मैं बता रही हूँ HNO3 ने आके क्या काम किया। अगर साथ में नाइट्रोजन मौजूद है, सल्फर मौजूद है, तो मेरे को बॉइलिंग HNO3 डालना जरूरी है इन दोनों को खत्म करने के लिए, बना होगा पक्का। तो अब आपके स्कूल में आता है क्वेश्चन, क्यों fuming HNO3 डालना is compulsory? Because if some other element like nitrogen and sulfur are present, then they will interfere in the test. आप बेशक ये मत दिखाओ स्कूल पेपर में, ये जेई है, स्कूल पेपर में ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंटरफेयर करेंगे। क्या इंटरफेयर करेंगे, कैसे इंटरफेयर करेंगे, मेरे को वो समस्या है। तो ये क्या इंटरफेयर करेंगे वो जेई के पार्ट में दिखा दिया। स्कूल के पार्ट में मैं क्या दिखाती हूँ, क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं इसलिए बॉइलिंग HNO3 इनको खत्म करने का काम करता है। देखना नाइट्रोजन और सल्फर उड़ा दी टेस्ट ट्यूब से बाहर। जब नाइट्रोजन और सल्फर मैंने उड़ा दी, अब मेरे हेलोजन के टेस्ट में वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। सो माय प्राइम इंपॉर्टेंस वाज सिर्फ हेलोजन का डिटेक्शन कर रही हूं तो हेलोजन ही डिटेक्ट हो। नाइट्रोजन और सल्फर है तो मैं तीनों तरफ से गई। अंडरस्टूड? एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन सेम मेथड। ये नीचे की कैलकुलेशन शायद या इतना सा है बस एस्टिमेशन, वो किसी को नहीं समझ आया तो मैं साफ सुथरा फिर दिखा दूंगी जिससे कार्बन हाइड्रोजन में दिखाए। एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन वेरी केयरफुली डन, नेम इज केरियस मेथड। सब कुछ सेम था वही, आप इसको बहुत प्रिसाइजली करके छान के संभाल के ले आओ। तो जब हम करते थे लैब में ये, हम AgCl छान के एक स्पेशल क्रूसिबल्स होते थे, अभी तो आपको पता नहीं होगा ये शब्द क्या है, ग्रोस क्रूसिबल करके एक क्रूसिबल होता था, उसके अंदर 50 लेयर फिल्टर पेपर की एक के ऊपर सील्ड होती थी ग्लास के अंदर, उसके अंदर हम ये छान के रखते थे। सारा पानी रिस जाए, अभी छान के गीला कितना है ये, वाटर का कितना वजन है, मैं AgCl का थोड़ी तोलूंगी। और उसको हमको 72 आवर्स के लिए माइक्रोवेव, उनके एक स्पेशल माइक्रोवेव होते हैं लैब्स में, कभी कभी होता है 48 आवर्स, किसी केस में होता है 72 आवर्स, 2 या 3 दिन के लिए हमें अपने क्रूसिबल पे अपना नाम और अपना फाइनल ईयर या सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पूरा लेबल करके रखना होता था कि 4 दिन बाद इसको निकालना है। मैंने 4 दिन तक उस AgCl या AgBr या AgI के प्रेसिपिटेट को ड्राई होने दिया, अच्छे से सूखने दिया, और उसके बाद जितना भी ये सूख के बना उसको मैंने देखा नापना है कितने ग्राम। तो खाली क्रूसिबल का वजन मैंने तोला हुआ था, और अब मैंने क्रूसिबल का सुनार से भी ज्यादा प्रिसाइज हमारे लैब में वो होते हैं वेइंग बैलेंस। मुझे AgCl का वजन मिला सपोज 1.4 ग्राम, काफी ज्यादा है, ये मिलीग्राम्स में होता है, बट अभी मैं आपको इसलिए जेई का क्वेश्चन दिखाऊंगी, मिलीग्राम्स में आया हुआ है। 1.4 ग्राम मिला मुझको। अब मेरे को पता है अगर AgCl का 1 मोल बनता, 1 मोल मतलब 108 इसका मास, और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। अगर 1 मोल बनता AgCl तो कितना क्लोरीन होता उसमें, बना कितना है, परसेंटेज आ जाएगी भाई। 1 मोल माने 108 प्लस 35.5 ग्राम, उसमें क्लोरीन होता इतना। अगर 1 ग्राम बनता तो उसमें क्लोरीन कितना होता बच्चों, 35.5 डिवाइडेड बाय, बताना मैं गलत कर रही हूं तो, अगर 1 ग्राम AgCl बनता तो उसमें क्लोरीन कितना होता, इतना। इतने ग्राम में क्लोरीन इतना, तो 1 ग्राम में कितना, ये नीचे चला जाता है। यही किया मैंने यूनिटरी मेथड, इतना। लेकिन क्लोरीन बना कितना है, x ग्राम, y ग्राम या 1.4 ग्राम, तो उसको क्या कर दूंगी 1 मतलब AgCl कितना बना है 1.4 ग्राम। अगर AgCl बनता 1 ग्राम, उसमें था इतना क्लोरीन, और AgCl बना है 1.4 ग्राम, तो उसमें कितना होता, इतना क्लोरीन। साफ सुथरा भी लाऊंगी मैं एक बार, इसको डिवाइडेड बाय W इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाएगी। इसका मोलर मास मैंने 108 प्लस 35.5 क्यों लिखा है, अगली मेथड में ब्रोमीन आना है तो मैं 81 कर दूं, तीसरी मेथड में आयोडीन आना है, मैं पहले 127 कर दूं। तो अब किसी को ये ना समझ आया ऊपर मैंने क्या कर दिया है,
उसके लिए हम पकड़ते हैं आगे का क्लोरीन की परसेंटेज। तो एक बार फिर से, अगर 1 मोल AgCl बनता तो कितना, 108 प्लस 35.5, इतना AgCl बनता तो क्लोरीन कितना होता बच्चों, 35.5। 1 ग्राम AgCl बनता तो क्लोरीन कितना, 35.5 डिवाइडेड बाय 108 प्लस 35.5, बना कितना है, आपके x ग्राम बोल दूं, तो बना है x ग्राम, तो कितना क्लोरीन प्रेजेंट होगा उसके अंदर इनटू x। यही चीज मैंने आपके पास यहां करने की कोशिश की है, चेक। सिंपल मेथड कि अगर मेरे पास क्लोरीन की परसेंटेज मांगी है तो देखिएगा, अगर AgCl 1 ही ग्राम बना होता तो क्लोरीन कितना था, 35.5 डिवाइडेड बाय इतना, लेकिन AgCl कितना बना है, x ग्राम, तो इनटू x। परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, दैट इज W, इनटू 100। तो आपके पास क्लोरीन की परसेंटेज, ब्रोमीन की परसेंटेज और आयोडीन की परसेंटेज आ गई। आयोडीन का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको पता है क्या करना है। दिस इज हाउ परसेंटेज इज एस्टिमेटेड। कि आप ओरली बोल गए, मेरे को नहीं जमा, यूनिटरी मेथड हम मोल कॉन्सेप्ट में इतनी करा चुके कि मुझे लगता है अब आ गया होगा, उनके लिए मैंने ये कर दिया। अगर 1 मोल माने इतने ग्राम AgCl बना होता तो उसमें इतने क्लोरीन होते, अगर 1 ग्राम बना होता तो उसमें इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन होते। बना कितना है क्वेश्चन में, x ग्राम, तो उसमें इतने ग्राम क्लोरीन एंड देन परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। सो ये मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इकट्ठा डिटेक्शन और एस्टिमेशन हो गया। कैन आई से क्वेश्चन 7 कर लेंगे आप? इस क्वेश्चन 7 में सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड है जो आपके लिए तंगी बनेगा, प्रॉब्लम बनेगा। मैं भी जेई का भी ला रही हूँ क्वेश्चन, आप देखोगे उसमें क्या है, सल्फर के केस में लाऊंगी। और इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, ये दो मिलाया ये हो गया बस, इसमें कोई खास आपको तंग नहीं किया जा सकता। आगे चल सकती हूँ एवरीवन, हो जाएगा? क्या किया इसके अंदर, इसमें मैंने अननेसेसरी एक काम भी किया, उसकी जरूरत है नहीं, मतलब ये 2 स्टेप का भी नहीं है, मैंने तो जबरदस्ती 3 बनाए। आप बताना मैंने क्यों एक काम अननेसेसरी किया, गलत किया, एक काम होना नहीं चाहिए था, आंसर को भी फर्क नहीं पड़ रहा, बट व्हाई आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू कन्वर्ट मिलीग्राम इनटू ग्राम, जरूरत ही नहीं थी जब दोनों ही चीजें मिलीग्राम में दे रखी। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, कट ही जानी है, पता है, पता नहीं क्यों कर रखा है, आई एम नॉट श्योर, करा होगा वैसे कि देखते ही बच्चों की इंटेंशन होती है फटाक से पहले ग्राम में कर दो मिलीग्राम को, फिर पता लगता है दोनों ही चीजें मिलीग्राम में और दोनों ने डिवाइड होना है, तो वो तो कट ही जाना है 10 की पावर -3। तो पता नहीं क्या सोच के किया है, W कीपिंग द सेम थिंग, W हम किसको ले रहे हैं, यस W हमेशा नीचे आना चाहिए, बस आगे तो आप कर ही लोगे। मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला आज ही डिसाइड करेंगे अपने आप के लिए, मतलब जो DPP करेंगे घर जाके, उस दिन जेई वाले दिन फॉर्मूला रट के जाना है या उसी वक्त निकालना है, ये अपने नेचर के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। तो मेरे कितने के एस्टिमेशन हो गए, कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, तीनों हेलोजन्स का हो गया, अब रह गए 2-3, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मुझे उम्मीद नहीं आज पूरा हो पाएगा, हो गया तो वेल्डन, नहीं तो मैं अगली क्लास में पकड़ लूंगी, मुझे आपको लोड कम देना है, रटाना ज्यादा है। पहले ही मैं 2 की जगह 1 क्लास में कंप्रेस किए हुए हूँ, मैं उसको और छोटा नहीं करना चाह रही। सल्फर का डिटेक्शन कैसे, अभी मैं डिटेक्शन पे हूँ, एस्टिमेशन पे नहीं। अगर आप पिछली मेथड में देखें, नाइट्रोजन का डिटेक्शन और एस्टिमेशन एक ही था, लेसेग्नेज वाला, यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही चलने वाला है। अगर वही लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट में उठा के लाती तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर था, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर था तो पक्का सोडियम और सल्फर का Na2S बना होगा। Na2S बना होगा तो उस Le माने लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट, जब मैं सल्फर का एस्टिमेशन करने पहुंचती हूँ, सॉरी डिटेक्शन करने, फिर उस स्टॉक सॉल्यूशन में से 2 ml निकालूंगी, तो स्टॉक सॉल्यूशन में से मैंने लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट जो भी उठाया, अगर उसमें सल्फर था, मेरे को तो नहीं पता था कि नहीं था, उसमें सल्फर है तो मैं उसको पहले ये दूंगी, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका IUPAC नेम क्लास 12th का सिलेबस है, कॉम्प्लेक्सेस पे पूरा चैप्टर है जिसमें इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे, तब तक आपको ऐसे ही याद रखना है, वहां भी हम यही याद कराएंगे। सोडियम, ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC कुछ और है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये इसी नाम से फेमस है टेस्ट।
सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है, अगर उसको S-2 सल्फाइड मिल जाए तो वो उसको अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर जगह देता है। कुदरत में जितने भी रंग हैं वो इस स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से, बी इट ब्लड, आयरन का है, बी इट क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स है, कोई भी डाइज, मतलब काफी डाइज या जो भी कलर्स आप देखते हैं, जेमस्टोन्स, कुदरत बोला है मैंने, नेचुरल कलर्स जो हैं वो सब के सब किसी ना किसी स्क्वायर ब्रैकेट वाले की वजह से फास्ट कलर्स। यहां पर क्या कलर आया, वायलेट। वायलेट कलर आते कंफर्म हो गया आपके लेसेग्नीज एक्सट्रैक्ट में क्या था, सल्फर। एक लाइन का टेस्ट है बस, अब रटना है ये मेरे को इसको। अब अगर लेड एसिड टेस्ट क्या है, सिंपली फिर से क्या लिया है बच्चों मैंने, लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट, उसको क्या दिया, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट की वजह से अब देखिए इसमें क्या हुआ है, काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड सल्फाइड फेमसली ब्लैक प्रेसिपिटेट, एफर्टलेस ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, कंफर्म क्या कर देता है, पक्का लेसेग्नेज से सल्फर आया होगा, लेड एसिटेट से लेड आया होगा, दोनों का केएसपी इतना कम है, मिलते ही प्रेसिपिटेट, दैट टू ऑफ ब्लैक। कौन कंफर्म हो गया इन दोनों टेस्ट से, सल्फर। आपके स्कूल में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो सब्जेक्टिव डीपीपी में है, टेस्ट मांगेंगे तो आपको दोनों देने चाहिए, अक्सर नाम से मांगा जाता है, अक्सर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट दीजिए फॉर द कंफर्मेशन ऑफ फला एलिमेंट, आपको पता है सल्फर का ही है। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के लिए अगेन इस मेथड का नाम केरियस मेथड। एक और जगह केरियस मेथड यूज हुई थी, हेलोजेंस, जिसके बाद मैंने छोटी टेस्ट ट्यूब और बड़ी टेस्ट ट्यूब वाला डायग्राम दिखाया था। अब एस्टिमेशन ऑफ सल्फर कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मैंने, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने फ्यूमिंग, ये है फ्यूमिंग, उबलता हुआ HNO3, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब उसमें NO2 एक्स्ट्रा डाल रखा है, वो अपने आप HNO3 बना लेता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिंग HNO3, हाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ पहले तो डाइजेस्ट किया, ट्रीट किया, उससे उसमें जो कार्बन है वो उड़ जाएगा CO2 की तरह, उसमें हाइड्रोजन है वो उड़ जाएगा वाटर की तरह, उसके अंदर जो सल्फर बचा है, फ्यूमिंग HNO3 का काम क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीडाइज करना, तभी कार्बन को O2 मिला, तभी H को O मिला। अब सल्फर को भी उससे क्या मिलेगा, फ्यूमिंग HNO3 से जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना, और उससे क्या बन गया, अच्छा वाटर है ही, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद सल्फर को पहले किस में कन्वर्ट कर रही हूं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का कोई कंफर्मेटरी टेस्ट लाऊंगी। तो आई मेड श्योर कोई और चीज बीच में टांग ना अड़ाए, वरना कार्बोनिक एसिड बन जाता शायद, वो बनने नहीं दिया हमने, वैसे भी वो वीक एसिड है। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आया, सल्फर इज कन्वर्टेड, सारा सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अब तो बेरियम क्लोराइड दो, एक और बुरा केएसपी लिए बैठा है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी। जैसे ही बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आया, इसका मतलब तुमने BaCl2 में यही डाला था। ये कहां से आया होगा, शुरुआत से टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सल्फर पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का X ग्राम व्हाइट पीपीटी आ गया। डिटेक्शन से तुरंत किस पे पहुंच रही हूं, एस्टिमेशन पे। एक ही स्लाइड पे दोनों आ गए। इसको बहुत ढंग से किया, कुछ खराब नहीं होने दिया, प्रॉपर सैंपल को ड्राई किया, 3 दिन 4 दिन जितना दिन, X ग्राम बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आते ही, मिलते ही मेरा क्या स्टार्ट हो गया यहां पर, डिटेक्शन के बाद एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन में क्या है, अगर 1 मोल बेरियम सल्फेट जिसका मास 233 है, ये याद हो तो मेरा टाइम उस दिन बहुत बचता है, टाइम बड़ा कीमती है। 233 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट अगर है, इसका मतलब उसमें सल्फर कितना होगा बच्चों, 32 ग्राम 1 मोल। लेकिन है कितना, वो तो मेरे को क्वेश्चन में, एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा, भाई X ग्राम हम तोल के आए हैं, इतने ग्राम में अगर इतना ग्राम सल्फर होता है तो X ग्राम में कितना होगा, दिस, और उसके बाद परसेंटेज ढूंढना, जरा सल्फर की परसेंटेज वाला। आपके कोई ऑब्जेक्टिव ढूंढो लिए। अब मेरे पास 2 ही रह गए, एक फॉस्फोरस और एक नाइट्रोजन। सल्फर का एक और टेस्ट, ये भी जेई का आया हुआ है, सेम क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, पढ़ लो बस। और मैंने फॉर्मूला लिखा है अभी अभी, कुछ उल्टा पुल्टा किया है पिछली बार की तरह तो बता दो। अगर बेरियम सल्फेट पूरा 1 मोल बनता, दैट इज 233 ग्राम्स, उसमें सल्फर होना चाहिए था 32 ग्राम। अगर बनता 1 ग्राम तो इट इज 32/233,
बना कितना है इसमें 0.699, 0.7 मत लेना उस दिन, इसको इंटीजर टाइप है, 0.7 मत ले लेना बस, अगलों ने कुछ सोच के 0.699 दिया है, राइट। तो 0.699 बेरियम सल्फेट बना, तो 32/233 इंटू 0.699 डिवाइडेड बाय 0.480 इंटू 100, ये फॉर्मूला होना चाहिए मेरे पास। पॉइंट फॉस्फोरस का डिटेक्शन देखिए क्या है। फॉस्फोरस में बात नहीं खुसर फुसर नहीं बच्चों, अगर मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला के रिएक्ट करा दूं, इन प्लेस ऑफ लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट मैंने क्या लिया, Na2O2, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया Na2O2, उसने रिएक्ट करके सल्फर में भी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया बच्चों, राइट। अभी जो आपको करवा के आई मैं फॉस्फोरस, अभी मैंने क्या करवाया, सॉरी सल्फर, उसमें मैंने क्या बनाया था H2SO4, उस H2SO4 को किससे रिएक्ट कराया था, बेरियम क्लोराइड, उससे क्या बना था, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना था 233। तो ये बहाने से रटा रही हूं आपको, मेरे को तो आता है, या मेरा तो भूल जाऊं चलेगा काम, आपका नहीं चलेगा। फॉस्फोरस में भी मैंने क्या बनाया है, अभी धीरे धीरे आप देखोगे, Na3PO4, पहले तो सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट को फिर वही फ्यूमिंग HNO3 दिया और उससे क्या बनाया, फॉस्फोरिक एसिड। पिछले केस में मैंने बनवाया था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इस केस में मैंने फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट किया, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब ये फॉस्फोरिक एसिड उससे पिछले केस में क्या लेके आई थी, BaCl2 सल्फर में, यहां क्या लाई हूं, अमोनियम मॉलिब्डेट। ध्यान से देख लीजिए, अमोनियम मॉलिब्डेट, ऑफ कोर्स HNO3 तो फ्यूमिंग साथ चल ही रहा है बहुत सारा। इस सब की वजह से क्या हुआ, अमोनियम मॉलिब्डेट और यहां पर फॉस्फोरस का फॉस्फेट, उन्होंने मिलके एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाया, NH4PO4.12 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MOO3। और इस अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट को, अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट का कलर होता है येलो। फॉस्फोरस का एस्टिमेशन वो मैं कैसे करूं, तो अब मेरे साथ आइए फिर से, ये पिछली स्लाइड का रिपीट है, येलो PPT, नोट्स के लिए लिख दिया कि मेरे पास नोट्स में होना चाहिए। तो डिटेक्शन एस्टिमेशन सेम है, जैसे ही मेरे पास अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट, इसको APM करके यूज करते हैं हम लोग, बोलते हैं, येलो कलर के इस पूरे प्रेसिपिटेट को अच्छे से ड्राई करके रख लिया, सब इसको अच्छे से हमने सुखा लिया, वही 30 40 50 घंटे जितना माइक्रोवेव में रखना है मेरे को। उसके बाद मेजर किया ये कितने ग्राम बना। अब फिर से अगर बच्चों ये 1 मोल बनता, इसका मोलर मास दे रही हूँ 1877, मॉलिब्डेनम में ना, वो भी 12 मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का मास बहुत ज्यादा होता है, तो इस पूरे का मास कितना है 1877 ग्राम। आपको क्वेश्चन में मास दिया जाएगा, मॉलिब्डेनम का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, इन सब के मासेस दिए जाएंगे। आप चाहेंगे तो उस वक्त इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, स्कूल पेपर में भी, राइट, ये स्कूल पेपर में भी है ये। तो ये इतने ग्राम अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट में सिर्फ फॉस्फोरस कितने ग्राम होगा, 1 मोल, दैट इज 31 ग्राम, रेस्ट इज द सेम। तो मेरे पास डिटेक्शन और एस्टिमेशन दोनों इसमें क्या आ गए, फॉस्फोरस में अगेन सेम आ गए, लाइक हेलोजन्स, हेलोजन में भी सेम था। चेक देखना, कोई फॉस्फोरस का दे रखा है मैंने कुछ, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव नहीं। 25 देखो जरा क्या है, लास्ट पे पहुंचते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे प्रीलिम टेस्ट क्या है, बर्निंग हेयर स्मेल। जैसे कभी बाल जलता है उसकी जो स्मेल है, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का फ्लेम पे लेके जाएं तो स्मेल कुछ कुछ वैसी ही आती है, दैट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ, कंफर्म्स नहीं सॉरी, दैट गिव्स अस एन आइडिया इसके अंदर नाइट्रोजन हो सकता है। फिर आता है सोडा लाइम टेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन है मुझे पता है, इसको मैं NaOH और CaO से करूं, सोडा लाइम इसका कॉम्बिनेशन बनाया था हमने डिकार्बोक्सिलेशन के वक्त, इसको हमने सोडा लाइम बोला था, उससे क्या होता है, अमोनिया की स्मेल आती है। तो स्मेल वाले टेस्ट कभी भी कंफर्मेटरी नहीं हो सकते,
कंफर्मेटरी के लिए तो कोई प्रेसिपिटेट, कोई कलर, कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो बहुत इजीली हो डिटेक्ट करना. सो ये दोनों तो स्मेल बेस्ड टेस्ट थे, दे वर जस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट. अगर अब मेरे को इसका कंफर्मेटरी टेस्ट पकड़ना है, लेसिग्नेज टेस्ट एक्चुअली शुरू नाइट्रोजन से हुआ था. मैंने नाइट्रोजन से क्यों नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी में नाइट्रोजन से पढ़ा है. नाइट्रोजन बहुत लंबा है, एस्टिमेशन डिटेक्शन बहुत लंबा है, तो मुझे अगली क्लास तक ले जाना पड़े तो ये मेरा लास्ट होना चाहिए, शुरुआत में नहीं होना चाहिए कि मैं ये कह सकूं नाइट्रोजन की एक मेथड आज हो गई, नाइट्रोजन की दूसरी मेथड चलो कल करा देंगे. तो इसीलिए लास्ट में लिया जाता है. पढ़ना जरा, जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ उस हिसाब से कुछ समझ आ रहा है. पहले 3 स्टेप. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मतलब कार्बन होगा, और अगर उसमें नाइट्रोजन भी है तो सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NaCN, जो हेलोजन के वक्त मैंने HNO3 डाल के उड़ा दिया था, जिसको कि अगर नाइट्रोजन है तो इंटरफेयर करेगा, इसीलिए हेलोजन का कंफर्म करने के लिए मैं फ्यूमिंग HNO3 डाल देती थी. अब क्योंकि मेरे को करना ही नाइट्रोजन का है, मैं फ्यूमिंग HNO3 नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे को अब नाइट्रोजन अंदर रखना है, मेरे को नाइट्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट पकड़ना है, डिटेक्ट करना है उसको. तो अगर लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट का फिर मैं 2 ml उठा के लाई, और उस 2 ml में अब के मैंने HNO3 नहीं डाला, अब के क्या डाला उसके अंदर, FeSO4. तो नाम बोल दिया करो यार, फेरस सल्फेट. बस इस फेरस सल्फेट के साथ एक खास बात है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट. और हमेशा जब लैब प्रैक्टिस होती है, जब भी होगी, आई डोंट नो आपके 12th में क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे, लेकिन जब भी लैब असिस्टेंट को पता होता है आज क्लास को क्या करवाना है, जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू होता है उस वक्त 5 या 10 मिनट के गैप पे लैब असिस्टेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 रखता है. आपको वो इमीडिएट लेना होता है, और अगर आप 10 मिनट लेट हो गए तो आपको उससे दोबारा और मांगना पड़ता है, फिर से बना के दो, क्योंकि आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज स्टेबल, इक्वली स्टेबल इन बोथ. तो आयरन के फेरस सल्फेट के साथ एक वर्ड जुड़ा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड. फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लिया आपने, तो उससे पहले तो सोडियम सल्फेट बना, और ये आयरन का साइनाइड अलग. अब आयरन का जो साइनाइड है, इसमें आयरन +2 है अभी, ये आयरन का साइनाइड मीनवाइल, मतलब अभी ये रिएक्शन हुआ, अभी NaCN पड़े हैं, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ थोड़े बहुत FeCN होल्टवाइज बने, उन्होंने FeCN के साथ फिर रिएक्ट करना शुरू किया. उससे यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट. सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट कॉम्प्लेक्स बना. इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान देना क्या बना है, अभी बाकी चीजों पे कलर वलर पे मत जाना, अभी मैं कलर दे भी नहीं रही इसका कोई. सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बना, और Fe जो है, आपने FeSO4 जो डाला था थोड़ी देर में अंदर ही अंदर सॉल्यूशन में वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 आयंस में. ये सॉल्ट है, सॉल्ट ने जाते ही क्या करना होता है, मतलब कैटायन एनायन बन जाने होते. ये कैटायन इसी के अंदर ही अंदर रिएक्शन मिक्सचर में Fe3+ कुछ बन जाएंगे, कुछ, मैं ही नहीं कह रही सारे, बट कुछ बन जाएंगे. वो जो कुछ Fe+3 बने वो इस सोडियम को रिप्लेस कर देंगे, पर्शियन ब्लू कलर आएगा. देन आई विल कंफर्म ये शुरुआत नाइट्रोजन से हुई होगी. अब दोबारा ट्रैक करो नाइट्रोजन कैसे चला. पहले वो NaCN बना, फिर वो Fe के साथ गया, नाइट्रोजन किसके साथ गया, आयरन के साथ, फिर आयरन के साथ जो नाइट्रोजन था वो NaCN के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, अभी भी नाइट्रोजन आयरन के साथ है. फिर इन लास्ट एक और आयरन ने आके सोडियम को किक आउट किया, अभी भी नाइट्रोजन आयरन के साथ एक कॉम्प्लेक्स में है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, पर्शियन ब्लू कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन का लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट टेस्ट है ये, जिसमें पर्शियन ब्लू कलर आता है. जरा घुसा लीजिए दिमाग में इसको. ये टेस्ट बहुत डेलिकेट है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बहुत डेलिकेट टेस्ट है. और ये डेलिकेट है, एक तो इसकी लिमिटेशन ये हो गई, दूसरी लिमिटेशन हाइड्राजीन NH2 उसमें, इसमें और इसमें तीनों देखिए कौन कौन है, हाइड्राजीन, HNO3 और अमोनियम क्लोराइड. ये टेस्ट देते ही नहीं है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन होते हुए भी. इसलिए मैं उसको बहुत बढ़िया नहीं मान रही, बट है तो है जो भी एक है. तो नाइट्रोजन के इस टेस्ट में, लेसिग्नेज टेस्ट में सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, ये तीनों के तीनों इस टेस्ट में नहीं अपीयर होते. फिर क्वेश्चन मिलते हैं.
अगर पर्शियन ब्लू के बजाय वही चीज मेरे को कलर दे रही है ब्लड रेड कलर, इसका मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? प्लीज अंडरस्टैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। मान लीजिए नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, नाइट्रोजन सल्फर कार्बन, उसके लिए आपका सोडियम कम पड़ गया। एक्चुअली सोडियम आप एक लिमिटेड अमाउंट में डाल रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और उसके अंदर कार्बन तो है ही, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक का चल रहा है, नाइट्रोजन भी है, साथ में सल्फर भी है, तीनों हैं। नाइट्रोजन की क्वांटिटी पड़ गई कम, जिसके से तीनों एक साथ आ गए NaSCN। बनना क्या चाहिए था? मुझे चाहिए ये था पर्शियन ब्लू कलर के लिए, यही चाहिए था ना। लेकिन सल्फर भी साथ में आया, नाइट्रोजन इतना था नहीं, जिसकी वजह से सोडियम साइनाइड की जगह क्या बन गया? सोडियम थायोसाइनेट ये बना। इसने उसी टेस्ट में सब कुछ वही किया जो कर रहे थे, आखिरी में जो Fe3+ जोड़ा ना, वो Fe3+ से ये बना के ब्लड रेड कलर दे बैठे बजाय पर्शियन ब्लू कलर के। यानी अगर पर्शियन ब्लू कलर आता तो नाइट्रोजन कंफर्म था, ब्लड रेड कलर आया मतलब सल्फर था और सोडियम कम पड़ गया, राइट। तो अब एब्सेंस, लेकिन अगर ब्लड रेड कलर आया ही नहीं, ध्यान से सुनना, बहुत फोकस चाहिए। मान लो ब्लड रेड कलर नहीं आया और पर्शियन ब्लू आया, तो क्या मैं कह सकती हूँ सल्फर नहीं था? ना, आपने सोडियम खूब सारा डाल दिया होगा। तो ब्लड रेड आया दो वजहों से, सल्फर और सोडियम की कमी, सल्फर का होना और सोडियम की कमी। ये क्वेश्चन आए हुए में से, एब्सेंस ऑफ ब्लड रेड कलर डज नॉट मीन दैट सल्फर इज नॉट प्रेजेंट विद N. Sometime excess of sodium can decompose NaSCN to these two separate. अगर सोडियम ज्यादा डाल दिया तो भी ब्लड रेड कलर नहीं आएगा। यानी अगर अब मैं तुमको क्वेश्चन फ्रेम करके दूं, एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, फलाने टेस्ट में कौन सा कलर आएगा? ब्लड रेड, इफ सोडियम इज लेस। इफ सोडियम इज एक्सेस, नो ब्लड रेड कलर। पर्शियन ब्लू आएगा, नो ब्लड रेड कलर। फिर सल्फर के मेरे को वो लेड एसीटेट वगैरह वाले टेस्ट लाने पड़ेंगे, ब्लैक पीपीटी वाले। फिर मेरे को सल्फर का दूसरे टेस्ट पे जाना पड़ेगा, लेसिग्ने से कराया है, ये वाला आपको पीछे करा के आई हूँ सल्फर का। लेकिन ब्लड रेड कलर आने का मतलब शर्तिया सल्फर है, ब्लड रेड कलर ना आने का मतलब सल्फर नहीं है, ऐसा मत ले लेना। पक्का मतलब सल्फर हो सकता है, सोडियम ज्यादा ले लिया हो। तो मेरे को एक ही बात कंफर्म होती है ब्लड रेड कलर से, सल्फर है। लेकिन ब्लड रेड कलर ना हो तो सल्फर नहीं है, नो, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्लियर है सबको? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगेन इट इज पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। अब डूमास मेथड है नाइट्रोजन का डिटेक्शन, बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत अच्छी चीजें इसमें आपको पता चलेंगी। इससे कुछ याद आ रहा है? हमने आज किया कॉपर ऑक्साइड वाला, ये कॉपर ऑक्साइड का मैंने कहा था ना, जाल होता है पूरा, और टाइम से दिखाऊंगी, गॉज होता है, पूरा गॉज बिछा रखा होता है कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड का ऐसा इन्वर्टेड लेटी हुई ट्यूब में, कहां पर मैंने गॉज बताया आपको, कहां रखा है? एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां पर मैं एक फर्नेस, अब ये टेस्ट ट्यूब नहीं है, फर्नेस है, बहुत हीट करना होता है तो अक्सर फर्नेस ही होगा, उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां यही लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे पहले कॉपर ऑक्साइड का गॉज है, बाद में भी है, मतलब कॉपर ऑक्साइड थोड़ी देर में बार बार मुलाकात करवाई जा रही है कि थोड़ा भी कंपाउंड रह ना जाए। मेरे को एस्टिमेशन करना है, डिटेक्शन नहीं करना। आई एम मेकिंग श्योर जितना भी नाइट्रोजन है वो सारा रिएक्ट करे, ऑक्सीडाइज हो। कॉपर ऑक्साइड से आप कार्बन को क्या करवा रहे थे? CO2। आप हाइड्रोजन को क्या करवा रहे थे? ऑक्सीडाइज, दैट इज H2O। तो यहां मैं नाइट्रोजन को क्या करवा रही होंगी? ऑक्सीडाइज ही करवा रही होंगी। देखते हैं क्या करवा रहे हैं, खैर अभी करेंगे बात। इस फर्नेस में मैंने क्या सप्लाई करना शुरू किया? यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, और खूब फर्नेस है तो हीट है, हाई टेम्परेचर है, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड एम्बेडेड है। यहां पर अगर नाइट्रोजन था तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने होंगे, NO2 वगैरह वगैरह, वो ऑक्साइड्स भी फर्दर और कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करते करते जाएंगे। नाउ
यहां से हमने इंश्योर किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी नाइट्रोजन थी, इट कैन बी यूरिया, इट कैन बी नाइट्रोबेंजीन, एनी कंपाउंड, जितनी भी नाइट्रोजन थी वो सारी की सारी नाइट्रोजन एलिमेंट था वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, N2 गैस में, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ला रहे हैं उसकी, जितनी भी नाइट्रोजन थी। अब आप मान के चलो, अक्सर आप देखोगे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगी तो माइनस चार्ज आएगा, -2 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ही होंगी, कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो इसको किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ला रही हूं, 0। तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। सो जो भी उसके अंदर नाइट्रोजन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एक ही काम किया, उसने N2 गैस में बदल गए। अगली स्लाइड पे रिएक्शंस भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी ये समझ लो इसने कुछ किया, जितना नाइट्रोजन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, N2 गैस। यहां से दो गैसेस चल रही हैं बच्चों, N2 और CO2। CO2 के लिए मैंने यहां पर पहले एब्जॉर्ब करने के लिए कौन रखा हुआ है, KOH। CO2 सारा का सारा KOH में एब्जॉर्ब हो गया, और ये वैसे KOH यहां तक भरा हुआ था ओरिजिनली, बिफोर रिएक्शन स्टार्टिंग ये ब्लू कलर यहां तक था, लेकिन जैसे जैसे यहां से CO2 आती जाएगी इसमें एब्जॉर्ब होता जाएगा। और एक और गैस कौन सी आ रही है इसमें, बोलेंगे नहीं तो सो रहे हैं आप लोग, राइट, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस आ रही है वो ऊपर इकट्ठी होगी तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड होगा ना, गैस ऊपर जाएगी तो लिक्विड का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होना तय, उसको इकट्ठा करने के लिए हमने यहाँ ये रखा हुआ है कि जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है फिर वो ऊपर जाता जाएगा, हम वहां से निकालते जाएंगे KOH को। तो ऊपर मैंने इंश्योर किया सिर्फ क्या पहुंचे, N2, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, KOH। लेकिन KOH की सोल्यूशन है और इधर से वाटर तो आएगा ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप H का क्या कर लोगे, वाटर तो आना ही आना है। एनीवेज हमने इंश्योर कर लिया कि अगर वाटर ना आए, वो इंश्योर हो ही नहीं सकता, आपको पता है KOH की भी सोल्यूशन बना रखी है, तो वाटर वेपर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है और वो CuO के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है। हम सब करके आए पहली मेथड डिटेक्शन की, एस्टिमेशन की भी। तो भाई ऊपर खाली नाइट्रोजन नहीं पहुंचा है, साथ में थोड़े से वाटर वेपर्स पहुंचे हैं। इसको क्या बोलूंगी मैं, वेट गैस बोल दो। ड्राई N2 नहीं पहुंची है, N2 विद वाटर वेपर पहुंची है। डुमास मेथड में क्या जुगाड़ लगाया, ये क्या करने की कोशिश की है, जितनी भी नाइट्रोजन गैस आई होगी किससे आई होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और अगर STP पे मेरे को पता है 1 मोल नाइट्रोजन का, 1 मोल नाइट्रोजन गैस मतलब 28 ग्राम लिख दो बच्चों, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स। STP पे बात लगती है। अगर यहां पर वॉल्यूम आया सपोज 22.4 लीटर ऑफ N2 वॉज कलेक्टेड, पक्का कितना नाइट्रोजन था उस सैंपल में, 28 ग्राम, खत्म बात। तो आपको याद हो, आपको मोल कॉन्सेप्ट में STP वाली बात कराई गई है एवोगैड्रो लॉ में। तो यहां पर कर क्या रहे हैं, तभी मैं कैलकुलेशन में जाऊं जब आपको डायग्राम समझ में आए। तभी मैंने कहा था N2 का बहुत लंबा होता है। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी नाइट्रोजन थी उसको N2 गैस में कन्वर्ट किया, मजबूरी है N2 गैस को एक लिक्विड के थ्रू कलेक्ट किया और उसमें वाटर वेपर्स हैं, तो यहां पर वेट गैस आई। जो भी अगर मेरे को N2 गैस का वॉल्यूम लाके दे दे आप में से, फिर तो मेरे लिए क्या बचा होगा, कुछ नहीं। अगर STP पे कर रहे हो, N2 का आपने 0.5 मोल कलेक्ट किया, मतलब कितने ग्राम, 14 ग्राम नाइट्रोजन थी जी, और फिर उसको W से डिवाइड करके इंटू 100 कर दोगे, काम खत्म। पहले बताइए कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या किया जा रहा है। अब मैं अगली स्लाइड पे रिएक्शंस और कैलकुलेशंस पे आ जाऊं डुमास मेथड की। तो अब सबसे पहले डुमास मेथड में एस्टिमेशन के लिए नाइट्रोजन को इसके साथ रिएक्ट करके N2 में कन्वर्ट किया गया। थोड़े बहुत ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बने होंगे, बट इतनी लेयर कॉपर ऑक्साइड की थी कि वी मेक श्योर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बन रहे हो, बीच में कॉपर भी था डायग्राम में, वो कॉपर से रिएक्ट करके फिर N2 में हुए, कलेक्टेड ओवर KOH सोल्यूशन। ये मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया। सारे नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया बच्चों, मैंने N2 गैस में। N2 गैस को जब मैंने कलेक्ट किया, बट कोई याद दिलाएगा STP पे टेम्परेचर क्या होता था, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। 273 केल्विन इज 0 डिग्री, यही होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, यस। उस पे एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर सकती थी, नॉट पॉसिबल।
पॉसिबल ही नहीं मेरी लैब का ये टेम्परेचर मेंटेन करना। तो लैब में टेम्परेचर और प्रेशर जो थे वो हमें अलग से नोट करके उसको एसटीपी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट में ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने बहुत किए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या नोट किया, लैब का काम खत्म। वो जो होता है ना आपकी लैब की रूल्ड कॉपी का रूल्ड वाली साइड तो अब ये प्रोसीजर और वो सब लिखते हैं, और जो प्लेन साइड होती है उस पर कुछ कैलकुलेशन लिखते हैं। अब ये प्लेन साइड शुरू हो गई। हम लैब से आ गए घर, वॉल्यूम ऑफ N2 मेजर करके नोटेड कितना V1। इस पे सीधा एवोगैड्रो लगाना पहली और आखिरी गलती है इस मेथड की, और कोई गलती नहीं होती। अच्छा V1 है, लगा दो जी एवोगैड्रो। 22.4 लीटर होता तो इतना N2 था, इतना N था, इतना है तो इतना है, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये एवोगैड्रो लगता है एसटीपी पर, तो वो अगर मैं लगाऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है वो क्वेश्चन में मेरे को हमेशा दे रखा है W ग्राम। प्रेशर की रीडिंग क्या दी है क्वेश्चन में, दैट इज P। मैंने P1 P2 के बजाय कलर लिखा है, आपको पता लग जाएगा कलर से क्यों लिखा है। प्रेशर की रीडिंग, कौन सा प्रेशर, N2 एट व्हाट प्रेशर, यहां का प्रेशर। N2 गैस जो कलेक्ट हुई इस पूरे में वो किस प्रेशर पे कलेक्ट हुई। वॉल्यूम और प्रेशर तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना बच्चों। प्रेशर बढ़ाओगे गैस का तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये इसने इतनी जगह घेरी है, कौन डिसाइड कर रहा है, ऊपर जो नॉब जिस प्रेशर से तुमने बंद कर रखी है। अगर नॉब खोल दोगे तो नाइट्रोजन बाहर और इस पूरे कमरे के वॉल्यूम ले लेगा, वो प्रेशर ही तो डिसाइड करता है वॉल्यूम। तो यहां पर नाइट्रोजन गैस पर प्रेशर कितना लग रहा है, इधर से तुम प्रेशर क्या लगा रहे हो वो वॉल्यूम डिसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर रीडिंग नोट करके आ गए हम। ये 2-3 चीजें नोट करी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिसमेंटल किया, खत्म। अब हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। नाउ टेम्परेचर क्या था लैब का उस वक्त, वो भी नोटेड है। पॉइंट इज एक्वस टेंशन, अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी जो जेई में आया हुआ है, उसमें एक्वस टेंशन दी जाती है। एक्वस टेंशन होती है सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स की वजह से लगने वाला प्रेशर। सरफेस टेंशन, सरफेस कुछ सुना होगा फिजिक्स में, फ्लूइड्स नाम के चैप्टर में सरफेस टेंशन आता है। तो सरफेस के ऊपर लगने वाला टेंशन, टेंशन माने प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन मेरे को दे रखा है इतना, यानी कि साफ तौर पे एवरीवन, यहां पर जो प्रेशर है वो 2 चीजों की वजह से है इसके अंदर, एक तो नाइट्रोजन गैस और एक वाटर वेपर्स, हाँ या ना। लेकिन मेरे को किसका प्रेशर चाहिए था, ड्राई नाइट्रोजन गैस का। यहां एक गैस और आई पड़ी है वाटर, तो मैं नाइट्रोजन के वॉल्यूम में वाटर के प्रेशर को क्यों गिनूं। इसीलिए मैं क्या कोशिश करूंगी, यहां पर जो प्रेशर है वो नाइट्रोजन गैस की वजह से अलग चेक N2, और किसकी वजह से अलग होगा, वाटर। टोटल प्रेशर की रीडिंग है जो मैं नोट करके लेके जा रही हूं, जिसको मैंने येलो कलर दिया है। मैं ये प्रेशर कैसे यूज कर सकती हूँ, तो दोनों के वॉल्यूम को डिसाइड कर रहा है, दोनों के वॉल्यूम से ये प्रेशर रिलेटेड है। मेरे को सिर्फ N2 गैस का चाहिए, तो मेरे को ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से। आई वांट अकेली नाइट्रोजन गैस का कितना प्रेशर है, तो जो प्रेशर की रीडिंग आएगी एवरीवन, प्रेशर की रीडिंग सपोज यहां पर आई 2, और वाटर की वजह से लगने वाला प्रेशर था सपोज 0.3, तो नाइट्रोजन की वजह से कितना प्रेशर होगा, 1.7। ये काम अब मेरे को करना है। एक्वस टेंशन हमेशा गिवन है क्वेश्चन में, तो जो रीडिंग मैं लैब से उठा के लेकर आई वो एक्चुअली में वेट गैस की थी, और मुझे किसकी चाहिए, मुझे ड्राई N2 की चाहिए रीडिंग। तो उसमें से मैं वाटर का टेंशन, एक्वस टेंशन माइनस करूंगी, ड्राई गैस का जो प्रेशर आएगा वो मेरी रीडिंग है P1। टेम्परेचर क्या था इस वक्त, जो रूम टेम्परेचर दे रखा होगा नोट कर लेंगे क्वेश्चन से। अब मुद्दा ये है, आपने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमको दिया V1 नाप के, मैं इस पे एवोगैड्रो लॉ नहीं लगा सकती। क्यों, क्योंकि उस वक्त का P1 जो है वो 1 एटमॉस्फेयर नहीं है। एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, 1 atm, टेम्परेचर कितना होता है 273, दोनों ही मेरे को नॉन एसटीपी दे दिए, बैठे रहो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एसटीपी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, वॉल्यूम को। अगर इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर इतना वॉल्यूम है तो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा, वो हम कैसे करते हैं। और ये स्कूल पेपर्स में भी है क्वेश्चन, मैं देख के ही पढ़ा रही हूं आज की, स्कूल पेपर्स में भी आया हुआ है कितना परसेंटेज है इस क्वेश्चन की। तो अब उस वॉल्यूम को किस में कन्वर्जन करूंगी मैं, एसटीपी में। P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2। ये मैंने ले लिए एक्सपेरिमेंटल लैब के।
P1 जो वहां से निकला, V1 मेरे को दे रखा होगा क्वेश्चन में, T1 मेरे को दे रखा होगा क्वेश्चन में। P1 मैं निकालूंगी इस तरह से, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। अब P2 V2 by T2 क्या है? STP पर। तो STP पे प्रेशर कितना है वो डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेयर में पुट करना है तो 180 atm पुट करोगे, मिलीमीटर एचजीज में पुट करना है तो 760 करोगे, राइट वो तो हमें पता ही है, सेंटीमीटर में करना है तो 76 करोगे, वो हम स्टैंडर्ड प्रेशर पुट करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना? यस इट इज ऑलवेज इन केल्विन, 273 आ जाएगा एसटीपी पे वॉल्यूम। जैसे यहां से आपका एसटीपी पे वॉल्यूम आ गया, ये निकालने के बाद अगर मैं जानती हूं, अब मिलीलीटर में बात करते हैं, एसटीपी पे जो वॉल्यूम आता अगर वो 22400 ml आता तो नाइट्रोजन कितना था? N2 1 मोल, 1 मोल माने 28 ग्राम, लेकिन आया कितना क्वेश्चन में? V2। तो V2 आता तो कितने ग्राम नाइट्रोजन होगी? इतनी। अब परसेंटेज निकालनी है तो ये देखिए, ये तो हुआ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय W इंटू 100, दैट इज माई परसेंटेज। अगर आपको बच्चों सिर्फ ये फॉर्मूला याद है ना, ऑब्जेक्टिव जेई में यही दो चीजें तो दे रखी हैं, क्यों मैं इतना लंबा प्रोसेस मतलब याद करूं? समझ लिया एक बारी को, जब कोई पूछे तो समझाने लायक होने चाहिए, लेकिन सॉल्व करने को तो सिर्फ इतना चाहिए। चेक, ये क्वेश्चन आई होप वही है थर्ड वाला एनसीईआरटी का, ये मैंने यहां भी कर रखा है। जब तक आप एक एक शब्द इस तरह से नहीं करोगे, आप अपने आप को अकेले में तो नहीं समझा पाओगे। कि सबसे पहले मैंने वेट गैस लिखा है इतना, इसका मतलब इन दोनों का प्रेशर, तो ये 15 mm तो वाटर का प्रेशर था, तब मैंने P1 बनाया ड्राई N2 का 700, क्योंकि यहां पर 715 में से 15 माइनस हुआ, और टेम्परेचर 1 कितना दे रखा है? 300 केल्विन। तो P1 V1 T1 तीनों कंडीशन आ गई, क्योंकि वॉल्यूम 50 ml इसी पे दिया है। इसको P2 V2 T2 के साथ रिलेट करना है। P2 और T2 मेरे को पता है क्या होंगे। आ गया वॉल्यूम, कितना छोटा है ये, कोई कहे जेई में बड़ी लेंदी कैलकुलेशन आई है, 3 स्टेप का सारा है। तो अगर आप देखिए वॉल्यूम कितना आया? 41 ml। नाउ आई नो 22400 ml का मतलब 28 ग्राम है, तो 41 ml का मतलब कितने ग्राम? डिवाइड बाय W इंटू 100 इज परसेंटेज। अपने आप को समझाओ अपनी कॉपी में। मास मेथड आपका एक बार और देख लो, एक क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर्स का इंटीजर टाइप है, और इस पर जाओ, कोई टेस्ट नहीं है आज, ये जेई का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अब क्या क्या करा मैंने इसमें? अब के परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ ली, ये दोनों देके चेक। बट क्या ये इतना डायरेक्ट है? नहीं, पहले तो फॉर्मूला लिखूंगी, मुझे पता होना चाहिए, बस गलती ऑब्जेक्टिव के वक्त जब यू होगा काम फास्ट, आप ये फॉर्मूला लिखते हैं। V2 कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अब क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ, परसेंटेज, इफ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज दिस, ओके परसेंटेज दे दी, देन हाउ मच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, W मांग लिया, इज टेकन इन डूमास मेथड सो एज टू प्रोड्यूस 50 ml ऑफ N2 एट अगेन नॉन एसटीपी। तो मेरे को P1 V1 T1 दे दिया, तीनों देखो 50 ml, और प्रेशर कितना? 715 में से फिर मेरे को 15 माइनस करना पड़ेगा, तो वही सेम है, डिट्टो सेम इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर मैंने, और T1 कितना दिया? वही 300, लेकिन P2 एसटीपी पे कितना डालूंगी? 760, और T2 कितना? 273। मेरे को V2 क्या करूं? निकल जाएगा। जैसे ही मेरे पास V2 आ गया, अभी निकाल के ही आए लगभग वैसा कुछ, खैर खुद निकालना। तो आपके पास ये तीनों कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन होने की वजह से वो वॉल्यूम आ गया जो एसटीपी पे होना चाहिए था इसी गैस का। बार बार कहूंगी, डूमास मेथड में ओनली वन मिस्टेक इज पॉसिबल, दैट इज आप V2 की जगह V1 पुट कर दोगे। वो वॉल्यूम जो नॉन एसटीपी पे है, वॉल्यूम को एसटीपी पे करिए। देखिए पिछली स्लाइड पे क्वेश्चन मेरे को कितना लंबा ले जाना पड़ा, जैसे ही रेपिटेशन हुआ मेरे पास स्टेप्स अपने आप कम हो गए, क्योंकि मेरे को याद दिलाना पड़ रहा है बस V2 बच्चों कौन सा है? एसटीपी वाला। तो जब आपने V2 एसटीपी वाला निकाल लिया, उसको यहां पुट किया, यू आर विद द आंसर। तो यहां आज की क्लास में खत्म कर रही हूं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी लास्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज जाल्डाल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोलेट या सेपरेट कैसे किया जाता है। बहुत